आज एक और स्टॉक पे बात करेंगे और स्टॉक का नाम है सायंट लिमिटेड। फ्यूचर में इनके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस पे बात करेंगे, प्लस ये स्टॉक क्यों गिरता जा रहा है इस पे बात करेंगे और लास्ट पे टेक्निकल चार्ट से टेक्निकल व्यू लेने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं इनके बिजनेस से। पहला बड़ा पॉइंट तो यही है कि लोग इसको आईटी कंपनी समझते हैं, लेकिन ये सिर्फ आईटी कंपनी नहीं है। मोस्टली जो आईटी कंपनीज होती हैं वो बैंकिंग, एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनीज के साथ काम करती हैं, उनको सॉफ्टवेयर्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं। सायंट कंपनी एक डिजिटल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कंपनी है और इनकी इंडस्ट्रीज देखें तो ये एरोस्पेस, रेल, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी और ऑटोमोटिव्स वगैरह में काम करते हैं। पहले इनके बिजनेस ही देख लेते हैं। तो ये खुद इसको डीईटी बोलते हैं, मतलब डिजिटल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसमें पहले आता है ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें एरोस्पेस और रेल ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर आता है। फिर आता है कनेक्टिविटी, इसमें आता है कम्युनिकेशन सेक्टर। फिर आता है सस्टेनेबिलिटी, इसमें यूटिलिटी, एनर्जी और माइनिंग का काम आता है। लास्ट पे है न्यू ग्रोथ एरियाज, इसमें मेडिकल, सेमीकंडक्टर, हाई टेक, ऑटोमोटिव सेक्टर्स आते हैं। तो ये हैं इनके मेन 4 डिवीज़न कंपनी के बिजनेस के। इसके बाद इनके पास सायंट डीएलएम में भी स्टेक है। इस पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और जो थोड़े और बिजनेस हैं उनको ये अदर्स की कैटेगरी में लिस्ट करते हैं। आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा। अब बात करते हैं, स्टॉक ऑलमोस्ट 50% तक टूट चुका है, तो इसके क्या रीजंस हैं। तो अगर आप इनके रिजल्ट्स देखोगे किसी साइट पे तो वो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है उनमें। लेकिन अगर थोड़ा डिटेल में देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 23 में इनका रेवेन्यू देखो, जो मेन सेगमेंट्स हैं ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे थे। ओवरऑल 30% की ग्रोथ थी। सेम चीज़ फाइनेंशियल ईयर 24 में देखो, वो ग्रोथ कितनी कम हो गई है, सिर्फ 12% की ग्रोथ है ओवरऑल। अब अगर फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करोगे तो इसमें ये सब नेगेटिव हैं, मतलब वो ग्रोथ जो 30% की थी 2 साल पहले वो -3% पे आ चुकी है। ये वर्स्ट केस होता है एक कंपनी के लिए। तो यही है वो मेन रीज़न इसकी फॉल का। अब एक और पॉइंट है, वो भी देखना ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी अपने बिजनेस की 3 डिविजन्स दिखा रही थी, प्लस डीएलएम एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो अलग से लिस्ट करवाना था, तो वो अलग ही था उस टाइम भी। बाकी मेन 3 ही थे। फाइनेंशियल ईयर 23 में इन्होंने इसको चेंज किया और 3 से 4 डिविजन्स बना दी। कम्युनिकेशंस को अलग कर दिया, पहले ये यूटिलिटीज़ के साथ ही था। ऐसे ही 1-2 और ऊपर नीचे किए। फाइनेंशियल ईयर 24 में डीएलएम से निकाल के इंजीनियरिंग का बिजनेस इनमें ऐड कर दिया, प्लस एक सायंट अदर्स के नाम से अलग डिवीज़न कर दी। अब जून 2025, मतलब जो लेटेस्ट अपडेट आई है कंपनी की तरफ से, इसमें सेमीकंडक्टर्स को अलग कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन जो बाकी सेगमेंट्स थे वो 4 से 3 कर दिए। ऑटोमोटिव्स को कहीं एडजस्ट कर दिया, यूटिलिटीज़ को फिर से कनेक्टिविटी के साथ डाल दिया। तो ये मैनेजमेंट करना क्या चाहती है इनको खुद नहीं पता चल रहा। अब अगर मुझे इन बिजनेसेस के नंबर्स को लास्ट ईयर या उससे पहले कंपेयर करना हो तो वो डाटा है ही नहीं। यहाँ 2 बातें हो सकती हैं। पहले तो सच में मैनेजमेंट को
समझ नहीं आ रहा कि कैसे बिजनेस को प्रेजेंट किया जाए लोगों के सामने, शेयर होल्डर्स के सामने। सेकंड है, इनमें से हो सकता है कोई सेगमेंट अच्छा ना कर रहा हो, तो उसके नंबर्स छुपाने के लिए ये किया जा रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट आई हैव नो आइडिया कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब नेगेटिव पॉइंट्स की बात हो ही रही है, तो एक और बात बता देता हूँ। अगर आप इनके कॉन्फ्रेंस कॉल्स सुनोगे, जो लेटेस्ट कॉल थी, उसमें एक पर्सन ने इनको बोल दिया कि आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा जो पहले दिख रहा था। वैसे थोड़ा र्यूड वे में कह लीजिए कि बोल दिया गया, लेकिन लेकिन कंपनी की तरफ से उस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाई मैनेजमेंट। इन्होंने उसको स्किप करने की भी कोशिश की थी। तो ये कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं होता किसी भी कंपनी के लिए। अब इसमें अच्छा क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इनके जो फंडामेंटल्स हैं, नंबर्स हैं, रेशोज़ हैं और जो वैल्यूएशन है, ये अच्छे हैं। वैल्यूएशन फेयर से चीप की रेंज में है, तो स्टॉक बिल्कुल महंगा नहीं है और पुराना रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी अच्छी है। सेकंड पॉइंट, लास्ट 2-3 साल में जो पूरी दुनिया में वॉर्स की सिचुएशन दिखाई दे रही है, उसके चलते ज़्यादातर कंट्रीज़ ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से बजट काट कर डिफेंस पे लगाना शुरू कर दिया है। इंडिया में भी ये देखने को मिला है। तो साइंट के जो मेन बिजनेसेस हैं, उन पे इसका इफ़ेक्ट देखने मिल रहा है। आज नहीं तो कल वापस जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जाएगा, तो फिर से उम्मीद कर सकते हैं कि इनके अच्छे दिन वापस आ जाएंगे। लास्ट ईयर ही इन्होंने एक नई सब्सिडरी के थ्रू नया बिजनेस वर्टिकल शुरू किया है, सेमीकंडक्टर्स का। तो ये टोटली न्यू बिजनेस है। जब कोई कंपनी ऐसे कोई नया काम शुरू करती है, तो उस पे एक डाउट रहता है कि क्या ये इसमें सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं। और ये चीज़ भी एक रीज़न होती है जिसके चलते आज के टाइम पे साइंट को हायर पी नहीं मिल पा रही। अब सेमीकंडक्टर्स एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। 2024 में इसकी मार्केट 600 बिलियन यूएस डॉलर की थी और 2032 तक ये 1600 बिलियन यूएस डॉलर की हो जाएगी, ये एक्सपर्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर होता क्या है? तो जैसे प्रोसेसर होता है कंप्यूटर में, मोबाइल में, वैसे ही ये सभी जो मॉडर्न हाई टेक डिवाइसेस आते हैं उनमें होता है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बाकी टीवी में, फ़ोन में, एसी में, एटीएम, ट्रेन्स, एवरीवेयर ये होते हैं आज के टाइम पे। आगे इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जनरल चिप वर्सेस एसिक्स। जनरल जो कॉमनली यूज़ होते हैं, एसिक्स जो स्पेसिफिकली कोई काम करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। तो एसिक्स बेहतर होते हैं हर तरफ से और इसी पे कंपनी फोकस कर रही है। प्लस इसकी ग्रोथ भी ज़्यादा है नॉर्मल से। तो अब क्योंकि साइंट टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो इनके पास वो सॉफ्टवेयर, वो टेक्नोलॉजी है। प्लस साइंट डीएलएम से इनको मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस भी है। तो ये कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग फेज़ पे आ गई है। यहाँ से अगर ये सेमीकंडक्टर्स का बिजनेस क्रैक कर लेते हैं, तो एक लंबा चौड़ा ग्रोथ फेज़ देखने मिल सकता है इस कंपनी में। अब इसके लिए ये कंपनी पार्टनरशिप्स भी कर रही है, प्लस एक्विजिशंस भी कर रही है और इन्होंने अपनी टॉप मैनेजमेंट में भी न्यू पीपल ऐड किए हैं सिर्फ इसी के लिए। तो ये है साइंट लिमिटेड की कहानी। अब बात करते हैं टेक्निकल चार्ट की। तो एज ऑफ नाउ
ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। लास्ट 5 साल में 1100 के आसपास ही इसने पुराने हाइज बनाए थे। ये लेवल्स आज के टाइम पे एक सपोर्ट का काम कर सकते हैं। अगर इससे नीचे गया स्टॉक तो 900 और 700 ये 2 और पॉइंट्स होंगे। अब उम्मीद करते हैं कि ये स्टॉक 1100 के आसपास ही अपनी सपोर्ट बनाए और वहाँ से वापस ऊपर जाए। ये अच्छा होगा हमारे लिए कि जल्दी पैसा बनेगा। लेकिन इन केस ये नीचे जाता है 900 या 700 की रेंज में, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि उस टाइम पे जो स्टॉक की वैल्यूएशंस होंगी वो बहुत चीप होंगी। तो अगर आप यहाँ पे भी स्टॉक मिस नहीं करना चाहते और 900 या 700 की रेंज पे भी इसको बाय करना चाहते हो, तो आप इसको पार्शियली ही बाय करें। लेकिन अगर आपके पास एक स्ट्रेटजी है एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट के लिए, तो आप उसको फॉलो करें। अदरवाइज पार्शियल बाय करना ही बेस्ट रहेगा। एज ऑफ नाउ इसके ऊपर जाने के कोई चांसेस दिखाई नहीं दे रहे। लग रहा है ये स्टॉक काफ़ी पेशेंस चेक करने वाला है। आखिर में हम डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं और हमारी बातों में आकर आप स्टॉक बाय ना करें। बेहतर होगा कि खुद से उसको एनालाइज करें और एक ही स्टॉक में ओवरऑल जो आपकी कैपिटल है उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा ना लगाएं, क्योंकि मार्केट में हर एक रिस्क के लिए तैयार रहना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। गुड बाय।